देशकाल में आज हम आतंकवाद से जुड़े दो बड़ी खबरों पर बात कर रहे हैं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक्सपोज करती है, उसकी करतूत, उसके नापाक इरादों को दुनिया के सामने रखती है, इस बात पर मुहर लगाती है जो बात भारत कहता रहा है, उस बात को आज संयुक्त राष्ट्र दोहरा रहा है। पाकिस्तान में जमे आतंकी भारत को जख्म पहुंचाते हैं। आज भारत की इस बात पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मुहर लगा रही है। आज की दो बड़ी खबर, दो बड़ी घटनाओं के जरिए हम आपको पाकिस्तान का दोहरा चरित्र दिखाएंगे। पहली खबर आतंकी संगठन लश्कर की महिला विंग की बैठक से जुड़ी है। बैठक पाकिस्तान के लाहौर में हुई, जिसका वीडियो वायरल है। दुनिया के सामने है कैसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन महिला आतंकियों की पूरी फौज खड़ी करने में जुट गए हैं। दूसरी खबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की ताजा रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है, जो पाकिस्तान में जमा है। समझिए, पाकिस्तान के काले कारनामे को कौन दुनिया के सामने रख रहा है? संयुक्त राष्ट्र रख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लश्कर के महिला विंग की उस बड़ी बैठक की, जिसकी तस्वीरें भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की तरह है। आप तस्वीरें देखिए और सोचिए, कितना बड़ा जमावड़ा है। पूरा हॉल भरा है। बड़ी तादाद में महिला आतंकी एक छत के नीचे जमा हुई है। आप सोचिए खतरा कितना बड़ा है। अगर बुर्का पहनकर, जिस्म में बम बांधकर महिला आतंकियों की ये फौज किस लेवल पर कत्लेआम मचा सकती है, कितने सारे लोगों को मार सकती है, किसी भी देश में किसी भी जगह पर धमाका कर सकती है, कहीं भी दहशत फैला सकती है। कहना गलत नहीं होगा, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महिला आतंकियों की नई पौध लहलहा उठी है। ये तस्वीर बताती है आतंक का ये नया ट्रेंड है। लश्कर हो या जैश, पाकिस्तान में बैठा हर आतंकी संगठन अब अपनी महिला विंग तैयार कर रहा है। महिलाओं को दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। महिलाओं को घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उनका ब्रेन वॉश करने के लिए कट्टरपंथ का पाठ उन्हें पढ़ाया जा रहा है। उन्हें धर्म के नाम पर कुछ भी गलत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। पिछले दिनों जैश की महिला आतंकी ब्रिगेड की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब लश्कर की फीमेल फौज दुनिया के सामने है। आतंक का ये नया ट्रेंड है। आपको जानकर शायद अच्छा लगे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तानी आतंकियों को मसला, उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, बड़ी तादाद में उसके आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया, उसके बाद ही इन आतंक के आकाओं को महिला फौज तैयार करने का आइडिया आया। पाकिस्तान के क्या हालात हैं, आप इससे समझिए। पिछले साल मई महीने में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। महज 8 से 9 महीने में महिला आतंकियों की इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई। ये रफ्तार डराने वाली है। भारत समेत दुनिया के देशों को सावधान करने वाली है। आज की तारीख पाकिस्तान में बस यही धंधा जमकर चल रहा है। आतंक के धंधे के लिए बदहाल पाकिस्तान में मैन पावर की कोई कमी नहीं है। पुरुषों के साथ अब इसमें महिलाओं की भी बहाली की जा रही है। आतंकी संगठन जोर शोर से अपनी महिला ब्रिगेड तैयार करने में जुटे हैं। जैश के महिला विंग की तस्वीरें पहले सामने आ चुकी हैं। अब लश्कर की तैयारी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के लाहौर से जो तस्वीर सामने आई है, वो लश्कर तैयबा की महिला ब्रिगेड वाली तैयारी को दिखाती है। 9 फरवरी के दिन लाहौर के ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में यह कार्यक्रम हुआ। लश्कर की महिला विंग की इस सभा को आतंकी इफत सईद ने लीड किया, जो लश्कर तैयबा की महिला विंग की लीडर और जनरल सेक्रेटरी है। इस कार्यक्रम में कई सीनियर कमांडरों की पत्नियां भी मौजूद थीं। तैयबत के बैनर तले इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। ऐसे प्लेटफॉर्म सोशल गैदरिंग नहीं, बल्कि कट्टरपंथ फैलाने और भर्ती करने के हब के तौर पर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में जिहाद का सपोर्ट करने वाले और कुफरों को टारगेट करने वाले नारे खुलेआम लगाए गए। जिस लेवल पर सभा हुई और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में यह सब हुआ, उससे फंडिंग के सोर्स और फाइनेंशियल मदद के बारे में भी गंभीर सवाल उठते हैं। लश्कर की तैयारी बड़ी लगती है। लश्कर भी जैश की तरह अपनी आतंकी फौज में महिलाओं की बहाली कर रहा है, महिला ब्रिगेड को मजबूत कर रहा है। पिछले दिनों जैश ए मोहम्मद की महिला आतंकी वाली तैयारी के बारे में खुद मसूद अजहर ने बड़ा खुलासा किया था।
खुद ही पोस्ट करके बताया था कि अब तक 5000 से ज्यादा महिला जिहादियों की भर्ती वो कर चुका है। जमातुल मोमिनात में 5000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जमातुल मोमिनात जैश की महिला विंग है जो महिलाओं को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाने का काम करती है, उन्हें जिहादी जंग के लिए तैयार करती है। आज इस बात पर संयुक्त राष्ट्र ने भी मुहर लगा दी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने जैश की महिला आतंकियों वाली तैयारी के बारे में तो बताया ही है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। यूएनएससी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले पर एक कार में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 15 लोगों की जान गई थी और इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए कर रही है। एजेंसियों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बताया था। आतंकी डॉक्टरों के एक पूरे गैंग को एक्सपोज किया था। एजेंसी को भी जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत-उल हिंद से जुड़े हुए लिंक मिले थे। अब इस मामले में 9 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। यूएनएससी की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। यह रिपोर्ट यूएनएससी की 1267 सैंक्शंस कमेटी को सौंप दी गई है और कमेटी आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों पर नजर रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश प्रमुख मसूद अजहर ने अक्टूबर 2025 को महिला आतंकियों की एक अलग विंग बनाई थी, जिसका नाम जमातुल मोमिनात रखा गया। इसका काम आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करना है। हालांकि यह विंग यूएन की लिस्ट में शामिल नहीं है। रिपोर्ट में सदस्य देशों के अलग अलग आकलन का भी जिक्र है। कुछ देशों ने माना कि जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। कुछ देशों ने इसे निष्क्रिय बता दिया है। मतलब आतंक को लेकर दुनिया के देशों का अलग अलग मत है। यही वैचारिक मतभेद आतंकियों के लिए खाद पानी का काम करता है। एक देश विरोध करता है तो दूसरा अपने तर्कों के हिसाब से उसे सही ठहराता है। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, कई सारे आतंकी संगठन सक्रिय हैं, सबके अलग अलग एजेंडे हैं। पाकिस्तान के राजनेताओं, पाकिस्तान की जनता के बीच ये मतभेद साफ झलकता है। आतंकी संगठनों के बीच भी काफी खींचतान है। सब अपने अपने तरीके से खुद को सही साबित करते रहते हैं। कहीं एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कई मोर्चों पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान के आतंकी कारनामों को भारत सामने लाता रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज करता रहा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को अब दुनिया भी समझने लगी है। भारत की बात अब दुनिया मानने लगी है। अभी तक हाथ में खतरनाक हथियार लिए आतंकियों की तस्वीरें सामने आती थी, वो सरेआम थी, लेकिन अब बुर्का में आतंकियों की महिला ब्रिगेड डराने लगी है। तो ये तस्वीर जो आज सामने आई प्रियंका, ये डराने वाली है, सतर्क करने वाली है, सावधान करने वाली है। लेकिन पाकिस्तान कैसे और बेनकाब हो गया है, जिस तरीके से वो आतंक को खाद पानी देता है, सारी सहूलतें मुहैया कराता है, यानी आतंकी संगठन का विस्तार हो रहा है और उसमें सरकार भी मददगार है, उसमें पूरी कायनात वहां की वो जो है वो सपोर्ट कर रही है। वही मनोज, देखिए पाकिस्तान की असलियत ही यही है। पाकिस्तान से देखिए किसी अच्छी खबर की उम्मीद तो हम कर नहीं सकते। अब हालांकि पाकिस्तान की फौज की असलियत दुनिया जानती है, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आएगी कि फौज में जो है महिलाएं ज्यादा भर्ती हो रही है, लेकिन खबर क्या आएगी कि आतंकवादी गतिविधियों में महिलाओं को भरा जा रहा है। तो पाकिस्तान से ये उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है और ऐसी खबरें पाकिस्तान से आना मुझे लगता है बहुत आम हो चुकी है और दुनिया अब ये सच्चाई समझ चुकी है पाकिस्तान को लेकर। और अब तो दिल्ली जो धमाका हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का देखिए नाम साफ तौर पर आ गया है। तो पाकिस्तान अब किस लेवल पर जाता दिख रहा है, मुझे लगता है ये दुनिया को अब समझ जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अगली स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका। और आज की ये स्टोरी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये स्टोरी है सोशल मीडिया के दौर में बदलते प्यार की। आपने हार्ड लॉन्च शब्द सुना होगा स्पेस साइंस में, मार्केटिंग में, लेकिन अब ये शब्द रिलेशनशिप में भी एंट्री ले चुका है। सवाल है जेनजी को आखिर अपने प्यार का हार्ड लॉन्च क्यों पसंद है? क्यों रिश्ते शुरू होते ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट, टैग, रील और एनिवर्सरी काउंटडाउन शुरू हो जाता है? क्या ये सिर्फ खुशी शेयर करने की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इसे सीधा आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि हार्ड लॉन्च है क्या। मार्केटिंग की भाषा में हार्ड लॉन्च का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को पूरी तैयारी के साथ खुलेआम मार्केट में उतार देना। अब यही फॉर्मूला
रिश्तों पर लागू हो गया है। यानी अपने पार्टनर के साथ साफ फोटो पोस्ट करना, चेहरा दिखाना, टैग करना, कैप्शन में इमोशनल लाइन लिखना, टेकन, माय पर्सन, ऑफिशियल। इसके उलट सॉफ्ट लॉन्च में सिर्फ हाथ की फोटो, शेडो या आधा चेहरा दिखाया जाता है। लेकिन जेनजी को ये आधा अधूरा खेल कम पसंद है। डेटिंग ऐप के डेटा के मुताबिक करीब 31% युवा रिलेशनशिप को हार्ड लॉन्च करने में यकीन रखते हैं, यानी छुपाकर नहीं, खुलकर। अब सवाल है, ऐसा क्यों है? तो जवाब सोशल मीडिया में छुपा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर चीज जल्दी चाहिए, ये भी जेनजी की पहचान बन चुकी है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट और कभी कभी फास्ट रिलेशनशिप। जल्दी मिलना, जल्दी पोस्ट करना, जल्दी एनिवर्सरी मनाना। अगर सामने वाला पोस्ट ना करे तो सवाल, क्या तुम सीरियस नहीं हो? यही जल्दी कई बार दबाव भी बनती है। रिलेशनशिप काउंसलर कहते हैं कि अगर रिश्ता मजबूत है, भरोसा है, दोनों सहज हैं तो हार्ड लॉन्च ठीक है। लेकिन अगर रिश्ता नया है, झगड़े ज्यादा है या सिर्फ दिखाने के लिए है, तो ये सिरदर्द बन सकता है। क्योंकि एक बार आपने पब्लिक कर दिया तो लोग सवाल भी पूछेंगे, जज भी करेंगे, ट्रोल भी करेंगे। सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रोलिंग आम है। अगर किसी ने पार्टनर के लुक्स पर कमेंट कर दिया या रिलेशनशिप को फेक बता दिया तो उसका असर सीधे दिल और दिमाग पर पड़ता है। कई कपल्स पर परफेक्ट दिखने का प्रेशर बढ़ जाता है। ऑनलाइन स्माइल, ऑफलाइन साइलेंस, ये गैप बढ़ने लगता है। कभी कभी ब्रेकअप दिल में हो चुका होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर कपल गोल्स जारी रहते हैं। यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिलेशनशिप को ब्रांड मत समझिए, क्योंकि जब रिश्ता कंटेंट बन जाता है तो उसमें परफॉर्मेंस आ जाती है। और जब बात आती है रिजेक्शन या एक तरफा प्यार की, तब मामला और गंभीर हो सकता है। हाल ही में पंजाब के तरनतारन में 19 साल की लॉ छात्रा की उसके सहपाठी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि मामला एक तरफा प्यार का था। आरोपी ने कॉलेज में जाकर पहले लड़कियों को गोली मारी, फिर खुद को भी। ये घटना सिर्फ क्राइम नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जब भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो जाए, जब मेरा हक वाली सोच हावी हो जाए, तब प्यार खतरनाक मोड़ ले सकता है। यहाँ हार्ड लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च की बात नहीं है, बल्कि इस मानसिकता की बात है कि अगर सामने वाला साथ नहीं है तो गुस्सा, आक्रोश और हिंसा की। जेनजी को जज करना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल। ये पीढ़ी एक्सप्रेसिव है, खुलकर प्यार करती है, खुलकर बोलती है, लेकिन साथ ही ये प्रेशर, तुलना और डिजिटल वैलिडेशन के दौर में जी रही। लाइक से आत्मविश्वास बनता है और अनदेखी से असुरक्षा, इसलिए जरूरी है बैलेंस। आखिर में बात सीधी है, हार्ड लॉन्च करना या ना करना ये हर कपल की अपनी पसंद हो सकती है। आज का दौर डिजिटल है, इसलिए रिश्ते भी डिजिटल स्पेस में नजर आते हैं। कुछ लोग खुलकर शेयर करना पसंद करते हैं, कुछ प्राइवेट रखना बेहतर समझते हैं। दोनों ही तरीके गलत नहीं है। जरूरी यह है कि फैसला आपसी सहमति से हो, बिना दबाव और बिना डर के। क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिश्ता असल जिंदगी में जिया जाता है। ट्रेंड बदलते रहेंगे, कभी सॉफ्ट लॉन्च, कभी हार्ड लॉन्च, लेकिन जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वो है सम्मान, भरोसा और संतुलन। आखिर में रिश्ता पोस्ट से नहीं, व्यवहार से चलता है। बांग्लादेश का चुनाव संपन्न हो चुका है। करीब 47 से 48% वोटिंग की जानकारी मिल रही है। अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह जनादेश बिना सवालों के स्वीकार किया जा सकेगा? आज अगर यह सवाल खड़ा हो रहा है तो इसकी कई वजहें हैं। आज हम इन वजहों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि पिछले 1.5 साल तक बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिरता के बाद हुए चुनाव से भी देश में लोकतंत्र की बहाली हो पाएगी या नहीं। पहली बड़ी वजह तो देश की सबसे बड़ी पार्टी और उनकी प्रमुख नेता शेख हसीना का चुनाव नहीं लड़ना ही है। पूरे चुनाव के दौरान यह अपने आप में बड़ा घटनाक्रम रहा। दूसरी तरफ चुनावी माहौल में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच तीखी भिड़ंत, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और फिर बीएनपी का ये आरोप कि जमात इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू बहुल इलाकों में मतदाताओं को डराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। एक जमात कार्यकर्ता से हथियार बरामद होने की बात सामने आई और चुनावी हिंसा में जमात कार्यकर्ताओं की संलिप्तता की खबरें आईं। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मतदाता पूरी तरह निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के, निर्भीक होकर के वोट डाल पाए? क्या यह चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरता है? ऐसे में चुनाव के नतीजे चाहे जिस भी पक्ष में आए, लेकिन जिस माहौल में यह चुनाव हुआ है उससे जनादेश की विश्वसनीयता पर बहस लंबे समय तक जारी रहेगी। आज बांग्लादेश के चुनाव के राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव बांग्लादेश की स्थिरता को मजबूती देगा या फिर नए सवाल खड़े कर देगा। बांग्लादेश में हुए चुनाव कई असाधारण और अस्थिर परिस्थितियों के बीच हुए। इससे पूरे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का चुनाव नहीं लड़ना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह ऐसा है कि जैसे भारत में लोकसभा के चुनाव हों और उसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही भाग नहीं ले रही है, बीजेपी भाग नहीं ले रही है। ऐसे समझिए, बांग्लादेश में हुए चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग की अनुपस्थिति इसने न केवल सत्ता संतुलन को प्रभावित कर दिया है बल्कि मतदाताओं के बीच अनिश्चितता और ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में चुनाव की प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व की दिशा को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगने लगी। बांग्लादेश में अवामी लीग का परंपरागत वोट बैंक का दायरा बहुत बड़ा रहा है, लेकिन चुनाव में हिस्सा नहीं लेने से अवामी लीग के वोटों का भी बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ। सर्वे के अनुसार पूर्व अवामी लीग समर्थकों का लगभग 45 से 55% हिस्सा अब बीएनपी की ओर ही शिफ्ट हुआ है, जबकि 15 से 20% जमाते इस्लामी को समर्थन देता नजर आया है। इससे पहले शेख हसीना की अवामी लीग ने मौजूदा चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वोट नहीं करने को लेकर भी अभियान चलाया। ऐसे में अवामी लीग के वोट बैंक का बंटवारा इस चुनाव को पहले से कहीं अधिक अप्रत्याशित बना देता है। वोटों के बंटवारे के बाद मौजूदा समीकरण ये साफ संकेत दे रहे हैं कि बीएनपी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है। कई सर्वे के मुताबिक भी लगभग 70% मतदाताओं ने बीएनपी को वोट किया है और यह सर्वे ये भी बताता है कि 71% महिला मतदाताओं ने भी बीएनपी का समर्थन किया। बीएनपी का वोट बैंक ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मजबूत नजर आता है। वहीं जमाते इस्लामी का वोट बैंक बीएनपी की तुलना में छोटा है, लेकिन वो चुनाव में दूसरे सबसे बड़े वोट ब्लॉक के रूप में उभरता नजर आया है। ताजा सर्वे के अनुसार जमात को लगभग 19% मतदाता अपना समर्थन दे चुके हैं। ये स्थिति बनती है। बांग्लादेश में हुए चुनाव के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की खबरें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बनी। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कट्टरपंथियों के हमले से बांग्लादेश में हिंदू इस कदर परेशान हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा अपनी जान कैसे बचाएं। बांग्लादेश में जून 2025 से अब तक कई हिंदुओं की लाशें बिछ चुकी हैं। चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एक बेहद गंभीर रिपोर्ट भी सामने आई थी। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज यानी कि HRCBM की जनवरी 2026 की शुरुआत में जारी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मात्र 7 महीनों में 116 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। ये घटनाएं किसी एक दो जगह की नहीं बल्कि सभी 8 डिवीजनों और 45 जिलों में, जो हिंसा का एक राष्ट्रव्यापी पैटर्न बताता है। और फिर किसी भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके निष्पक्ष मतदान का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर चुनावी माहौल में भय और हिंसा का वातावरण बने तो मतदाता स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं व्यक्त कर पाता है। ऐसे आरोपों ने इस चुनाव की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े किए। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप और हिंसक भिड़ंत ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा दिया। बीएनपी द्वारा जमाते इस्लामी पर हिंदू बहुल इलाकों में मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाना स्पष्ट संकेत देता है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा केवल वैचारिक नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर टकराव का रूप ले चुकी थी और इस तरह के आरोप चुनावी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बनाते हैं।